हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि हम आज से अब जीके शुरू करेंगे। और जैसा मैंने बताया था, अगर आपने वो जीके का फुल ब्लूप्रिंट देखा है कि कैसे तैयारी करनी है एज अ बिगिनर, तो मैंने बताया था कुछ सब्जेक्ट्स की जो आपको पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम क्या करने वाले हैं आज, चैप्टर 1 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है जीके की, जो मैंने पूरा प्रॉपर ब्लूप्रिंट बताया था और लास्ट तक अगर देखा है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है कि हर चैप्टर का, जो भी मैं चैप्टर लाऊंगी आपको एक दिन पहले बता दूंगी, आपको उसका कहीं से भी एक शॉर्ट में वीडियो देख लेनी है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने परमार सर की एसएससी का जो है, जो परमार एसएससी करके जो चैनल है, वहाँ से सर की एक वीडियो देखी थी। FRB, यानी वो फास्ट या रैपिड रिवीजन करके कुछ है, FRB 2.0 में से मैं देख रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी है, शायद से 15-20 मिनट की है, कुछ कुछ है 30 मिनट तक की भी, बट फास्ट करके देख लो। वो रिवीजन है, बट आपको जस्ट एक आइडिया मिलने के लिए कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको है नोन हो जाए, फैमिलियर वर्ड्स हो जाए, चीज़ें हो जाए, भले ही प्रॉपर समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं करना है, फिर भी ये जो मैं सीरीज़ आपके सामने लाई हूँ, वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है। वो आप एंड ऑफ द वीडियो में खुद बताना, एंड तक जुड़े रहना, तब आपको खुद ही पता चलेगा। क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी PDF पढ़ा है, तभी मैं ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा मुझे भी फील हुआ है। वीडियो से ज़्यादा वीडियो देखने के बाद जो मेरा प्रॉपर इसकी क्लियरिटी हुई है ना, तो वो आपको चीज़ें रहने वाली है। अच्छा, और ये जो है DSSS बच्चों के लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए है, और आप SSC की भी तैयारी करो तो भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने इतना डेप्थ में क्वेश्चंस के थ्रू, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि हर क्वेश्चन सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ठीक है, मतलब मैंने ये नोटिस किया है अपने साथ कि ना, वही चीज़ अगर मैं वीडियो देख कर आई तो मुझे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मतलब क्योंकि मैंने इससे पहले ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो जब आप वही चीज़ क्वेश्चन के थ्रू, मतलब वही चीज़ को आप क्वेश्चन के फॉर्म में बना दो, फिर देखना आपका कॉन्सेप्ट कितना जल्दी आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन के थ्रू ही आने वाला है सवाल, तो ज़्यादा समझ जो है हमारी क्वेश्चंस के थ्रू बनता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा नोटिस किया है। इसलिए हर चैप्टर को मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है। अब धीरे-धीरे हम हर चैप्टर का डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। अब चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप रिवीजन करने आए हो, चाहे आपने पढ़ लिया है चैप्टर और आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये तीनों काम हो रहा है। क्या? एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बिगिनर हो, पहली बार देख रहे हो, तब भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? दूसरा, आपको पता है पहले से चीज़ें, आप सिर्फ रिवीजन करने आए हो, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। और तीसरा, अगर आप जो है आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, बट आपको इसका प्रैक्टिस करना है कि हाँ, कितना टेस्ट करना चाहते हो खुद को कि हाँ, कि मैंने ये पढ़ लिया, देखते हैं कि मुझे कितना पता है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए, ये हर तरह के एस्पिरेंट्स के लिए काम आने वाला है। और इतना इतना मतलब इतनी क्लैरिटी आएगी ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप मैं बोलने से ज़्यादा आपको वो चीज़ खुद फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। और वन मोर थिंग, कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि देखो ये 22 पेज का है। एंड में जो है वन लाइनर्स है, तो वो हम देखेंगे, टाइम ज़्यादा होगा तो आप खुद का पढ़ लेना, वरना वन लाइन इतना ज़्यादा हम बार-बार चीज़ें रिपीट होंगी कि अब आप भी बोलोगे बस इतना काफ़ी है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ी-सी बड़ी रहने वाली है ना? चलो, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया? मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर 1 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी जब यूरोपियंस आए थे उससे रिलेटेड चीज़ें के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे, उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न क्या था? प्राइमरी कॉज़ क्या था? ठीक है? To establish democratic government, to spread industrialization, to obtain spices and establish profitable, to help Indian rurals. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? To obtain spices and establish profitable trade. ठीक है, कि इंडिया में यूरोपियंस क्यों आए थे? वो इसीलिए आए थे कि उन्हें जो है स्पाइसेस, यानी मसाले की खेती बोल रही हूँ, मसाले का ट्रेड करना था, और प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड करना था, व्यापार करना था, उन्हें प्रॉफ़िट कमाना था व्यापार से। मसाले की खोज में वो मसाले चाहते थे, इसीलिए वो यूरोपियंस इंडिया आए थे। अब देखो एक्सप्लेनेशन भी इतना बढ़िया रहेगा ना कि चीज़ें आपको क्लियर होगी ही होगी। क्वेश्चन के थ्रू नहीं, क्वेश्चन के आस-पास की चीज़ें जो है वो सब क्लियर होगा, आप बस सुनते जाना, ठीक है? द मेन मोटिव, देखो यूरोपियन का जो मेन मोटिव था इंडिया आने का, वो ट्रेड था, कोई पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट नहीं था। मतलब इनिशियली ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही सोच के आए थे कि हमें तो राज करना है इंडिया पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ट्रेड के लिए आए थे यूरोप में, क्योंकि जो स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर हो गया, सिनोनिम हो गया, है ना? और क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, और सिनोनिम बोल रही हूँ, सिनामन,
सिनामन हो गया यानी इलायची हो गई, इस तरह की चीज़ें नहीं सिनामन और कार्डेमम, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सपेंसिव थी, जितनी भी स्पाइसेस है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, महँगी है यूरोप में। सो और सिर्फ़ कुकिंग में तो यूज़ होता नहीं है, फूड प्रिज़र्वेशन में फूड को प्रिज़र्व करने के लिए और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी होता है। अच्छा एक और बात कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही देखें, मतलब मैं हिंदी वालों की गारंटी नहीं ले सकती कि आपको इतना समझ आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आपको लगता है आपकी इंग्लिश ठीक है, तो आप दे जुड़ सकते हैं बट मोस्टली जो है ये इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए है जो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है? चलो। तो ठीक है, उनको बहुत सारी जगह काम आता था, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो ऐसा है, वो ऐसे एक तो इंडिया कंट्री और जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, वो इन स्पाइसेस की मेन सप्लायर्स होते थे। सो यूरोपियंस कंट्री क्या चाहते थे कि हम इंडिया से जो है या एशियन कंट्री से हम डायरेक्टली खरीद लें। हाँ, डायरेक्टली खरीद पाएँ रेदर देन कि हम अरब मर्चेंट्स के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं, तो उससे डायरेक्टली खरीदेंगे तो कम में मिल जाएगा, प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होगा। सो उनका ये था। अब कैसे क्या हुआ पहले वो 1 मिनट, पहले वो ट्रेड करने के लिए आए, है ना? फिर उसकी वजह से फ़ोर्ट्स बनाने लगे, फिर धीरे-धीरे पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगा उनका, फिर जाके एम्पायर बना। सो इनिशियली जितने भी यूरोपियंस आए, अभी हम देखेंगे कि कौन-कौन से यूरोपियंस किस सीक्वेंस में आए थे। पहले कौन-सा यूरोपियन कंट्री आया था, देन कौन-सा, देन। ओके, तो हर यूरोपियन पावर जो है एज़ अ ट्रेडर आया था, बाद में पॉलिटिकल रूल बना था। अच्छा देखो एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे लिखा है, एग्ज़ाम ट्रैप भी लिखा है। अब ये एग्ज़ाम ट्रैप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, ठीक है? जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, वो भी यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा। सो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक जुड़ना। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है? अगर आप रिविज़न करने आए हो तो। चलो। इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं और यूरोपियंस जो है स्पाइसेस के अलावा यूरोपियंस को कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो और सालपीटर और प्रीशियस स्टोन्स भी चाहिए थे। सालपीटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उससे गन पाउडर बनाया जाता था। अब हम फँसते कहाँ पे हैं? हम फँसते यहाँ पे कि स्टूडेंट्स लगा देते हैं टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अगर आपने ये जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े होंगे चैप्टर वाइज़, तो देखो ये आपके अगर अगला साल एग्ज़ाम है या फिर 6 महीने हैं कम से कम, तब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर वाइज़ देख सकते हो, है ना? ओके, अब हम सिर्फ़ टू द पॉइंट जिस पे है उसी पे बात रहेंगे। सो मैनी स्टूडेंट्स को लगता है कि यूरोपियंस जो है इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने आए थे, बट ऐसा नहीं था। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ प्रॉफ़िटेबल व्यापार करना था। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच हिस्टोरिकल इवेंट इनकरेज यूरोपियन कंट्रीज टू सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया। मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि यार हमें अब इंडिया के लिए सी रूट देखना चाहिए, इंडिया के लिए सी रूट देखना चाहिए। ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ? पानीपत हुआ, बैटल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? तो पहले आप खुद से गैस करने की कोशिश कीजिए जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ साथ-साथ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही आंसर ना दिखाऊँ, कि जो बच्चे रिवीजन के पर्पज़ से आए हैं उनको भी हेल्प मिले कि वो खुद को टेस्ट कर पाएँ, है ना? चलो इसका आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब देख लेते हैं ज़रा ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या चीज़? मतलब इस इवेंट की वजह से यूरोपियंस को इनकरेज किया गया कि यार अब हमें जो है इंडिया पहुँचने का सी रूट देखना चाहिए। तो देखो, ये पहले तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है 1453 में हुआ था। 1453 से पहले जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे, वो ना एशिया पहुँचने के लिए लैंड रूट्स का यूज़ करते थे, ठीक है? लेकिन 1453 में, ये 1453 से पहले की बात है, लेकिन 1453 में जो ऑटोमन तुर्क्स थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज के टाइम पे इस्तांबुल है, उसको जो है कैप्चर कर लिया, उसको अपने पावर में कर लिया, है ना? तो इसके बाद से जो ट्रेड करना है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। सो कौन सा इलाका बोलूँ, कौन सा जगह था? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज की डेट में हम उसको इस्तांबुल बोलते हैं। तो उसको जो है ऑटोमन टर्क्स ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। इसके बाद से जो ट्रेड करना बहुत महँगा पड़ता था, एक्सपेंसिव होता था। सो इसकी वजह से यूरोपियंस को ना मिडल मैन के जो बीच के बिचौलिया होते हैं, उन पे डिपेंड करना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए, है ना? तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब हमें कोई अल्टरनेटिव सी रूट ढूँढना पड़ेगा, और इसी की वजह से दिस सर्च फाइनली लेड टू वास्को डी गामा। और इसी खोज में जब उन्होंने ऐसे सोचा कि यार हमें अल्टरनेटिव सी रूट खोजना है, तो यही खोजते-खोजते जो है वो इंडिया पहुँच गए थे। कौन?
वास्को ड गामा कब पहुँचे थे? 1498 में। अच्छा मुझे बता दो कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल समझ में आ गया? फॉल क्यों बोला गया? क्योंकि ये किसके कब्ज़े में हो गया था? ऑटोमन टर्क के। तो ये 1453 में फॉल हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रेड करना है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमें कोई दूसरा रास्ता तो है, सी रूट जो है अल्टरनेटिव सी रूट रूट निकालना पड़ेगा। क्योंकि लैंड रूट से वो जाते थे, बट फिर कॉन्स्टेंटिनोपल का जो है कैप्चर कर लिया ऑटोमन तुर्क ने। चलो, अब ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसका कैपिटल क्या है ये वो। ये जो थोड़ा एकदम एसएससी, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं वो देख सकते हैं। बाकी क्योंकि ये इतना डिटेल में बनाया है कि हर बच्चे को काम आ सके और आपका जो बेसिक क्लियर रहेगा ना, एक बार आपने इन सब में टाइम दे दिया, पूरी प्लेलिस्ट में टाइम दे दिया, तो आपको अगली बार इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अच्छा, एक और बात कि देखो 1453 में हमने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ, है ना? 1492 में कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुँचा और 1498 में वास्को ड गामा जो है इंडिया पहुँचा। ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा अभी। ये चीज़ें अभी अभी आपको याद नहीं होंगी, ठीक है? अभी आपने देखो इसको इग्नोर कर दिया होगा या उतना ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसा होगा। बट जब इसी का सवाल बन के आएगा ना, तब आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में घुसेंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु फर्स्ट रीच्ड इंडिया थ्रू द सी रूट फ्रॉम यूरोप। यूरोप से पहली बार सी रूट के थ्रू इंडिया कौन आया था? तो बताओ, हमने अभी पढ़ा था। तो वास्को द गामा, वास्को ड गामा जो है वो पहली बार, ऐसे पहले यूरोपियन थे जो इंडिया पहुंचे थे सी रूट के थ्रू। कब पहुंचे थे ज़रा बताना? 1498 में, है ना? और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1453 में क्या हुआ था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। वास्को ड गामा कब आए थे? 1498 में, है ना? चलो, जो कि एक पोर्तुगीज़ थे, पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वास्को ड गामा जो है पहली बार कहाँ पर आए थे? इंडिया में कौन सी जगह पे लैंड किए थे सी रूट से? वास्को ड गामा पहली बात तो 1498 में इंडिया आए थे, पहली बार सी रूट के थ्रू। पहले यूरोपियन थे, कौन थे? पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे जो कैलकटा पहुँचे थे उस टाइम। कैलीकट नहीं, सॉरी, नॉट कैलकटा, सॉरी, कैलीकट, ठीक है? कैलीकट पहुँचे थे, जिसको आज के टाइम पे हम कोझिकोडे बोलते हैं। कब? 1498 में, 20th मई में, ठीक है? और कहाँ पे उन्होंने सेल किया था? केप ऑफ गुड होप के सामने, जो कि साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। अच्छा, और उन्होंने यहाँ से जो है सक्सेसफुली न्यू सी रूट जो है यूरोप एंड इंडिया के बीच में खोल दिया था, जिसकी वजह से सारा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो चेंज हो गया था। अच्छा, तो यानी कि जो वास्को द गामा है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, है ना? चलो, अच्छा, अब जो एग्ज़ाम ट्रैप ये है हमारा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, आपने ऑप्शन में देखा होगा यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था अभी? कि देखो क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया की खोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया की खोज में वो जो है अमेरिका पहुँच गए थे 1492 में, है ना? और एक्चुअली में वास्को ड गामा इंडिया पहुँचे थे। समझ में आ गया? चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्को ड गामा है वो कौन से इंडियन पोर्ट में लैंड हुए थे? सो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, वो कैलिकट में लैंड हुए थे, जिसको आज के टाइम में कोज़िकीडे बोलते हैं ना, कोज़िकोडे बोलते हैं, सॉरी, कोज़िकोडे। अच्छा, अब कोज़िकोडे है कहाँ पर? सो जो कोज़िकोडे है कैलिकट में, एक तो देखा कि ये इंडियन पहले जहाँ पे वो लैंड हुए थे वो कैलिकट पोर्ट में लैंड हुए थे, जो कि आज के डेट पे कहाँ पे है? केरला में कोज़िकोडे जगह में है। तो ये वन ऑफ द बिज़िएस्ट पोर्ट माना जाता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, और दैट्स इट। हाँ, अच्छा, इट हैड फ्लोरिशिंग ट्रेड। अच्छा, वहाँ पर जो है अरब मर्चेंट्स के साथ पहले से ही बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहा था, यूरोपियंस के आने से पहले से भी। इसीलिए वास्को ड गामा ने ये कैलिकट चूज़ किया था, ठीक है? अच्छा, अब हमारा 5th क्वेश्चन है कि वास्को ड गामा का वेलकम किसने किया था? जब वास्को ड गामा पहली बार कब आए थे? 1498 में आए, तो उनका स्वागत कहाँ पर आए? कैलिकट में आए। कैलिकट हमारा जो कि केरला में है आज के डेट में, और तो उनका स्वागत किसने किया था? तो उनका स्वागत जामोरिन ने किया था। किसने किया था? जामोरिन ने। देखो, उनका स्वागत किया था जामोरिन ने।
अच्छा, जो उस टाइम पे जब वो आए थे, तो उस टाइम पे जो कैलीकट का रूलर था, वो उसका टाइटल था ज़ामोरिन, उसका नाम नहीं था जिसने उनका स्वागत किया था, उनका नाम ज़ामोरिन नहीं था, उनको लोगों के द्वारा जो टाइटल दिया जाता है ना पब्लिक में, वो नाम जो है उनका ज़ामोरिन था। तो ज़ामोरिन ने ही अलाउ कर दिया था वास्को डी गामा को कि वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन ट्रेड की वजह से उनके किंगडम का, उनके राज्य का भी जो है नाम ऊँचा होगा, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, देखो ज़ामोरिन इज़ नॉट अ पर्सनल नेम, रॉयल टाइटल दिया गया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये 3 पार्ट में है, ठीक है? ये 3 पार्ट में है, इसका भी ध्यान रखना। अब ये मतलब 3 पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के अंदर हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, व्हिच यूरोपियन नेशन वाज़ द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड विद इंडिया? ठीक है, तो पहली यूरोपियन नेशन कौन-सी है जिसने इंडिया के साथ डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि पानी में, जो पानी के थ्रू होता है ना, उसके थ्रू ट्रेड शुरू किया था? हमने अभी देखा कि वास्को डी गामा आए थे, तो वास्को डी गामा कहाँ के थे? कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? पुर्तगाल से बिलॉन्ग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो देखो, अच्छा अब ये ऑर्डर आ जाता है कि हमें ऑर्डर ना पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में, अराइवल ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस, कि सबसे पहले इंडिया कौन आए? पोर्तुगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश बोले तो ब्रिटिशर्स। ज़्यादातर ना इसमें ब्रिटिशर्स की जगह इंग्लिश ही मिलेगा, तो इंग्लिश से समझ जाना कि ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। एंड देन दानिश आए, देन फ्रेंच आए। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। और पुर्तगास ने सबसे पहले, जब वो आए थे पोर्तुगीज़ या पुर्तगाल आए थे, तो वो सबसे पहले इंडियन ओशन ट्रेड में आए थे, और उन्होंने अपनी मोनोपोली काफ़ी सेवरल डिकेड्स तक एन्जॉय की थी। मोनोपोली मतलब कि उन्होंने अकेले, मतलब अकेले अपना दबदबा बनाया था इंडियन ओशन ट्रेड में काफ़ी डिकेड्स तक। हाँ, अच्छा, क्यों क्यों जो है इतने टाइम तक वो अपना मोनोपोली बना के रखे थे? क्योंकि जो पोर्तुगीज़ है ना, उनकी जो वो पावरफुल मेनली इस वज़ह से, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी इंडियन ओशन में, अर्ली 16th सेंचुरी में स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा किस पॉलिसी से एसोसिएटेड है? यहाँ पर हम नए नाम के बारे में जानेंगे कि फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा जो है वो किस पॉलिसी से रिलेटेड थे, तो वो थे ब्लू वाटर पॉलिसी से। अच्छा, अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या चीज़, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं कि फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा जो है पहले वाइसराय बने थे, एक तो पोर्तुगीज़ इंडिया के, ठीक है? जैसा कि हमने देखा सबसे पहले पोर्तुगीज़ उसको जो भी बोलते हैं, पोर्तुगीज़ जो है सबसे पहले इंडिया में आए थे, तो उसमें भी जो पहले वाइसराय थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा, ठीक है? 1500, सॉरी, 1505 में ये जो है पहले वाइसराय बने थे, और इनको ये लगा था, ही बिलीव्ड कि जो पुर्तगाल है वो उनको पूरे सी को कंट्रोल करना चाहिए, लार्ज इनलैंड टेरिटरीज़ को नहीं। मतलब ज़मीनों में जो टेरिटरीज़ है उसके बजाय हमें जो है सी को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने जो है इस पॉलिसी का नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना? ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होगा कि हम जो है पानी को कंट्रोल करेंगे, पानी को नहीं, मतलब जो समुद्र के रास्ते हैं ना, सी को कंट्रोल करेंगे, ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे, और हम अपना ट्रेड सी रूट के थ्रू करेंगे, और जितने भी शिप्स हैं, एनिमी शिप्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। अननेसेसरी इससे क्या होगा, ज़मीन का जो झगड़ा है वो नहीं होगा। सो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी है? अल्मीड़ा ने दी है, ना कि अल्बुक्यर्क्यू। अल्बुकेर्क्यू, ना कि अल्बुकेर्क्यू ने दी है, बल्कि अल्मीड़ा ने दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी आएगा ऑप्शन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज कि व्हाई इज अफोंसो दे अल्बुकेर्क्यू कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया? अब ये जो नया नाम आ जाता है यहाँ पर, आपको पता चल गया अल्मीड़ा किससे रिलेटेड है? अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी से, ठीक है। अब हमारा ये आता है कि ये जो है क्या है, अल्बुकेर्क्यू, इनको रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है? पोर्तुगीज एम्पायर का रियल फाउंडर बोला जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है, इसमें पहले देखो ऑप्शन सारे देख लो, पढ़ लो, है ना? मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि अभी वीडियो और बहुत लंबी होगी, मेरे गले में दर्द हो जाता है बोलने में। सो इसका आंसर है सी, क्योंकि उन्होंने गोवा को कैप्चर किया था और एक परमानेंट पोर्तुगीज़ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था, मतलब जब वो उनका कंट्रोल तो था ही, बट जब इन्होंने गोवा को कैप्चर किया ना, तब उनका जो कंट्रोल है वो परमानेंट डिक्लेयर्ड हो गया कि अब तो पोर्तुगीज़ का कंट्रोल
मतलब उनको एक वो मिल गई सैटिस्फैक्शन कि अब जो है हमारा परमानेंट है यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, पहले चांसेस थे, नहीं थे, बट एक बार उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, तो इस वजह से जो है इनको एल्बुकर्क्यू को हम रियल फाउंडर बोलते हैं पोर्तुगीज़ एम्पायर इन इंडिया में। अब देख लेते हैं, देखो जो अल्बुकर्क्यू है, जैसे कि अल्मीडा है, उन वो जो पहले वायसराय बने, तो उन्होंने तो सी रूट को कंट्रोल करने की बात करी, है ना? कि हम सी रूट को कंट्रोल करेंगे। बट अल्बुकर्क्यू को क्या लगता था कि सिर्फ़ सी को कंट्रोल करने से कुछ नहीं ख़ास नहीं होगा, मतलब सिर्फ़ समुद्री चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है। उनको ये लगता था कि पुर्तगाल को जो है, कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, उसको भी कैप्चर करना चाहिए। है ना? बंदरगाह बोलते हैं पोर्ट्स को, बंदरगाह, ठीक है? इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, बंदरगाह बोलते हैं। सो इसीलिए उन्होंने जो है गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, जो कि बाद में गोवा को पोर्तुगीज़ इंडिया का कैपिटल बना दिया गया था। तो देखो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने सी पावर की बात की थी और अफोंसो दे अल्बुकेर्क्यू ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है डिफरेंस। हो रहा है ना? चीज़ें समझ में आ रही हैं आई होप। और अगर आपने वीडियो देख लिया है कोई इससे पहले, आप देख चुके हो, तो अब आपको ज़्यादा सेंस बन रहा होगा। अगर पहली बार भी देख रहे हो तो मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये जो भी है अपना फीडबैक मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप कमेंट कर देना। चलो, अब कौन से बैटल के बाद से पोर्तुगीज़ का जो नेवल सुप्रीमेसी है वो इंडियन ओशन में एस्टैब्लिश हुई थी। मतलब हमेशा जो हर केस में आप देखोगे कि सबकी जो सुप्रीमेसी है ना, किसी न किसी वॉर के बाद ही बनती है। या तो कैसे बनेगी? वो कोई वॉर होता है, उसमें वो जीत जाएँगे तो उनकी सुप्रीमेसी बनती है ना? तो वैसे ही जब पोर्तुगीज़ आए थे, उनकी सुप्रीमेसी कौन से वॉर में, स्पेशली जो नेवल सुप्रीमेसी, क्योंकि उनकी जो नेवी आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना? और वो इंडियन ओशन में ही सबसे पहली बार उन्होंने कब्ज़ा किया था। सो किस वॉर के बाद, किस बैटल के बाद जो है उनकी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हुई थी, उनका जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ था, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो देखो, आप इसको नहीं भी पता हो, आपको पता है प्लासी के बारे में, बैटल ऑफ वांडी वॉश, बैटल ऑफ बक्सर, तो ये सब चीज़ें तो कुछ और ही है। तो इसका आंसर बैटल ऑफ डीयू ही होगा। बैटल ऑफ डीयू 1509। तो बैटल ऑफ डीयू में क्या हुआ था कि पोर्तुगीज़ ने जो है अ, 3 कंबाइंड फ़ोर्सेस को मिला के हरा दिया था। मतलब गुजरात के जो सुल्तान थे पहले, और जो इजिप्ट के ममलूक्स थे, और कैलिकट के ज़मोरिन थे, इन तीनों के फ़ोर्सेस को हरा दिया था बैटल ऑफ डीयू में, जो कि 1509 में हुआ था। ठीक है? और इसी जीत के बाद पुर्तगाल का जो डोमिनेंस है वो इंडियन ओशन में एस्टैब्लिश हुआ था। मतलब जो डोमिनेंस है उनका व्यापार में इंडियन ओशन में, वो काफ़ी हज़ारों साल तक, मैनी डिकेड्स तक चला था। ठीक है? सो बैटल ऑफ डियू इज़ इक्वल्स टू पोर्तुगीज़ नावल सुप्रीमेसी। चलो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो, ये वीडियो तो देख लोगे, बट साथ-साथ जब आप कभी रिवीजन करना होगा, तो आप इस पीडीएफ से खुद से करना। देखो, सेल्फ स्टडी भी करके देखना, बहुत ही मज़ा आएगा, समझ में आएँगी चीज़ें, बहुत क्लियरली लिखा है। ठीक है? तो आप जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में से जॉइन कर लेना। अब देखो, अ, ये करतार सिस्टम जो पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, सो ये करतार सिस्टम क्या है? तो देखो, अगर मैं इसका गेस करना चाहूँ, तो हमें पता है कि यार, हमने देखा कि पोर्तुगीज़ जो है वो नेवल से, या नेवल से ज़्यादा रिलेटेड है ना? कि उनकी जो मतलब समुद्री फ़ोर्सेस हैं, उनसे ज़्यादा वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो उसी के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, किए थे। तो इसका आंसर जो है मिलिट्री, मुगल, ये सब लैंड रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं? नेवल से रिलेटेड ही होगा। दैट इज़ अ नेवल पास इश्यूड टू मर्चेंट शिप्स। कि मर्चेंट शिप्स में जो है नावल पास इशू कर किया जाता था, उसको हम करतार सिस्टम बोलते हैं। ज़रा सा देख लेते हैं कि करतास एक ना, एक से परमिट था कि जो मर्चेंट शिप्स है उनको हैड टू ऑब्टेन फ्रॉम पोर्तुगीज़ बिफोर सेलिंग इन द इंडियन ओशन, जाने से पहले उनको मर्चेंट शिप्स को जो है वो पोर्तुगीज़ से ही आना चाहिए, बिना इस पास के। जब वो पास नहीं मिलेगा, शिप्स जो है उनको रोक दिया जाएगा। मतलब शिप्स जो है अंदर नहीं आएँगी, इस पास के बिना नहीं जा सकती है। उन पे मतलब उन पे से देखा जाएगा, से सीज़ कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से पुर्तगाल का जो कंट्रोल है मैरीटाइम ट्रेड में, वो और ज़्यादा बना रहा, बिना मतलब उन्होंने देखो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को रूल किया भी नहीं। लेकिन सिर्फ़ इस करतार सिस्टम की वजह से पुर्तगाल ने मैरीटाइम ट्रेड को जो है अपने कंट्रोल में करके रखा, कि कोई सब कुछ जो है इनके कंट्रोल में होगा।
अच्छा, और एग्ज़ाम फैक्ट ये है कि ये दिस वाज़ वन ऑफ द अर्लीएस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ नेवल मोनोपोली इन द इंडियन ओशन। तो नेवल मोनोपोली की बात आएगी तो आपको याद आने चाहिए पोर्तुगीज़, ठीक है? अच्छा, ये रिवीजन है, ये आप देख लेना क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी-अभी हमने पढ़ा है, तो आप ये खुद से रिवीजन कर लेना, देख लो। चलो, अब हम अपने पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में आ जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग हो होंगी। अब हमें ना सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, किस ऑर्डर में? पहले इंग्लिश आई थी, पोर्तुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे या डच आए थे? आप ही बताओ, अभी हमने इसकी बात की थी कि नहीं की थी? इतना तो पता चल गया कि सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ आए थे, है ना? यानी कि ये तो आपका रिमूव हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? डच आए थे। और तीसरे नंबर पे, चलो तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ए होगा, है ना? कि पहले कौन आए थे? पहले आए थे पोर्तुगीज़, उसके बाद आए थे डच सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आए थे हमारे ब्रिटिशर्स, और फिर फोर्थ नंबर पे फ्रेंच, ठीक है? तो ये देख लिया, बल्कि हालाँकि ये पूरा नहीं है, अभी पूरा हमने देखा था और देख लेंगे एक बार कि एक दानिश भी तो था, है ना? तो सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ आए थे कब? 1498 में, ठीक है? और उसके बाद डच आए, ईयर हर हर चीज़ का ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आई ये याद करने की ज़रूरत है कि जो ब्रिटिशर्स आए वो 1600 में आए और फिर फ्रेंच आए 1664 में। अच्छा, अब ना इसमें एक डिफ़रेंस है, ये कब आए वो तो आपको ये सीक्वेंस पता है, बट ये नहीं ज़रूरी है। देखो जैसे कि अ, ब्रिटिशर्स से पहले डच आए थे, है ना? लेकिन सबसे अगर ये पूछा गया कि किसने सबसे पहली कौन-सा यूरोपियन था जिन्होंने अपनी पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री इंडिया में सेटअप किया था, तो उस केस में आंसर आपका जो है ब्रिटिशर्स होगा, कि ये पहले आए थे, लेकिन इनके आने के बाद ये आए, बट सबसे पहले जो फैक्ट्री या कंपनी है वो इन्होंने ही खोला था। दैट इज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1600 में खोला था। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1602 में खोला था। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने 1664 में जब वो आए थे। क्लियर हो गया? हाँ, देखो ये पढ़ लेना कि अराइवल और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना। चलो, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी, है ना? अभी हमने पढ़ा था कब हुई थी, ये देखो यहाँ भी लिखा है 1600 में हुई थी। देखो, तो 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने जो है कुछ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स थे उनको ना रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिया था। अब इससे क्या होगा? अब बाद में इनको जो है इस कंपनी, ये जो कंपनी है वो फ़ेमस हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन इनिशियली इन ये जो है एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं थी। अच्छा, अब हम रॉयल चार्टर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे शायद से, तो तब मैं बता दूँगी आपको इसके बारे में। तो वैसे ना ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में फेमस हुआ, वरना इनका नाम अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है? अगर जानना चाहते हो तो आप ये देख लो, ये है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। और किसके द्वारा चार्टर किया गया था, मतलब इनको अलाउ किसने किया था? क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने। इन्होंने इनको मतलब एक तरह से एक थप्पा दे दिया कि आप जाओ, मेरी मेरी आशीर्वाद आपके साथ है, और आप जो है आपको मैं फुल वो दे रही हूँ, अपॉर्च्युनिटी दे रही हूँ, छूट दे रही हूँ कि आप वहाँ जाकर ट्रेड करो। ठीक है? तो पहले कंपनी का नाम ये था बड़ा-सा, देख रहे हो? कभी पता था आपको? और बाद में फ़ेमस हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। चलो, अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वीओसी, ठीक है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये अभी हमने पढ़ा था 1602 में एस्टैब्लिश हुआ था। वीओसी का फुल फॉर्म ये देख लेना, वेरेनिगडे ओस्टिंडिच कंपनी। तो ये क्या है? डच कंपनी है, 1602 में पहली बार एस्टैब्लिश हुई थी। ये वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडिंग कंपनीज़ में से मानी जाती है। बट इसका जो मेन फ़ोकस था ना वो इंडोनेशिया था रेदर देन इंडिया। तो देखो, मतलब ये था कि डच जो थे ना वो इंडिया आए तो थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है इंडिया में ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जो स्पाइस मसालों का ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया में उनके लिए ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है। उन्हें उन्हें जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट कहाँ से हो रहा होगा? ऐसा लगा कि उन्हें उन्हें लगा कि मतलब उन्हें लगा क्या, उनके लिए साउथ ईस्ट एशिया में
स्पाइस ट्रेड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो इस वजह से जो है ये इंडिया में वन ऑफ द डोमिनेंट पावर इन इंडिया में नहीं माने जाते हैं, क्योंकि डच का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया से ख़त्म हो गया था। फिर वो कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया में। उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडोनेशिया में डच का जो है इंटरेस्ट चला गया था। तो ऐसा नहीं कि डच कमज़ोर थी इसलिए वो ज़्यादा रूल नहीं कर पाई इंडिया में, रीज़न कुछ और था, लैक ऑफ इंटरेस्ट। चलो, अब इसमें से बोला है कि कौन-सी यूरोपियन पावर को किस ट्रेडिंग चीज़ में इंटरेस्ट था? पोर्तुगीज़ को चाय में, डच को स्पाइसेस में, इंग्लिश को कॉफ़ी में, सिरप, फ्रेंच को डायमंड्स में। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा डच को स्पाइसेस में, है ना? डच को स्पाइसेस में। देखो यहाँ पे हमने अभी पिया कि पढ़ा कि डच जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी स्पाइस ट्रेड में ही, मसालों के व्यापार में ही, स्पेशली इंडोनेशिया में। हालाँकि इंग्लिश ने भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ मसालों के लिए करने आए थे, बट बाद में उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट, वो डाइवर्सिफ़ाइड कर दिया था। मतलब और बढ़ा दिया था, फैला दिया था। टेक्सटाइल्स में भी अब वो करना चाहते थे, इंडिगो में भी, सिल्क में भी, सल्पीटर और चाय में भी, और बहुत सारे अदर चीज़ों पर भी वो इंडिया से चाहते थे कि हमें प्रॉफ़िट हो। चलो, 15th क्वेश्चन है, हु केम एज़ द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन टू द मुगल कोर्ट? मुगल कोर्ट में किंग जेम्स वन का एम्बेसडर बन के कौन आया था? तो इसका आंसर होगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है एम्बेसडर बनकर आए थे किंग जेम्स के, कहाँ पर? मुगल कोर्ट में आए थे। बिकॉज सर थॉमस रो जो है वो एम्पेरर किसके कोर्ट में आए थे? थर्ड थॉमस रो वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे 1615 में। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें इंग्लिश ट्रेड के लिए, जो ट्रेड्स के लिए परमिशन मांगनी थी। कौन आया था उस परमिशन मांगने के लिए? थॉमस रॉय। अच्छा, और फिर ये पूछा जाता है कि थॉमस रॉय किसके एम्पेरर के कोर्ट में गए थे? तो वो गए थे जहांगीर के कोर्ट में, है ना? ऑल्दो जो मतलब वो परमिशन बाद में माँगने गए थे। उन्होंने जो व्यापार है वो पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन उनका ये मिशन था कि उन्हें जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस है वो अच्छे बना के रखने हैं मुगल्स और इंग्लिश के बीच में, सो दैट सारे काम स्मूथली हो जाए। कोई दुश्मनी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो परमिशन माँगने कहाँ गए थे? जहांगीर के कोर्ट में गए थे। कौन गए थे? थॉमस राव, सर थॉमस राव, है ना? और ये सर थॉमस राव कौन थे? किंग जेम्स वन के एम्बेसडर थे और ये गए थे जहांगीर के कोर्ट में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो विलियम हॉकिंस है, वो कौन से मुगल एम्पायर के कोर्ट में गए थे? थॉमस रॉय तो हमने देख लिया, जहांगीर के कोर्ट में गए थे। विलियम हॉकिंस कौन से कोर्ट में गए थे मुगल एम्पायर के? तो वो अकबर के कोर्ट में गए थे। अच्छा, वो भी जहांगीर के कोर्ट में गए थे। अच्छा, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है वो भी जहांगीर के कोर्ट में गए थे। अच्छा, दोनों ही जो है जहांगीर के कोर्ट में गए थे, है ना? तो सर थॉमस रॉय से पहले विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के कोर्ट में 1609 में विज़िट किए थे, और थॉमस रॉय 1615 में विज़िट किए थे। हाउएवर ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका जो ओपोज़िशन था, मतलब वो ये दोनों गए थे ना, कहाँ गए थे? जहांगीर के पास परमिशन के लिए। लेकिन इनको ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिली जाने से। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्तुगीज़ थे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोज़िशन था। इसकी वज़ह से ज़्यादा कुछ उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखो, ये मैं भी यहाँ पर ट्रैप हो गई थी कि स्टूडेंट्स को लगता है कि जो हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस, वो अकबर के पास गए थे, बट हॉकिंस भी जहांगीर के पास गए थे। चलो, अब ये बता दो कि फर्स्ट इंग्लिश जो फैक्ट्री है इंडिया में, हमने देखा कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री 1600 में इस्टेब्लिश की थी, और डच ने कब की थी? डच ने की थी 1602 में, है ना? बट ये की तो थी, बट कहाँ की थी? मद्रास, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता। अब देखो यहाँ पे मेरे को भी पहली बार ना कन्फ्यूजन हुआ था। ये बिगिनर्स को जो पहली बार कर रहे हैं उनको हो सकता है कि उन्हें लगेगा कलकत्ता है, बट इसका आंसर जो है वो सूरत है। क्या है? सूरत। यानी कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री सूरत में खोला था। उनका जो पहला परमानेंट फैक्ट्री सूरत में था, 1613 में खोला था। अम, और जो सूरत है वो बहुत ही बिजी वेस्ट कोस्ट पोर्ट में आता है। ठीक है,
और वहाँ पे फ्लोरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, मुगल एम्पायर के कॉमर्शियल नेटवर्क से बहुत पास था, इसीलिए उन्होंने ये किया। बाद में हालाँकि इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स ने 3 मेजर सेंटर्स भी खोले थे, डेवलप किए थे, जिनको हम प्रेसिडेंसीज़ बोलते हैं। प्रेसिडेंसीज़ कौन-कौन से? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कैलकटा प्रेसिडेंसी। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है या एक से ज़्यादा है? कौन से हैं? वास्को ड गामा कैलीकट पहुँचे थे 1498 में, बिल्कुल सही है। क्या फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी? बताओ, अल्मीडा से हमने देखा था कि हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी ठीक है। क्या अफ़ोंसो दे अल्बुकेर्क्यू ने गोवा को कैप्चर किया था? हाँ, इसी वजह से जो है उनकी जो पोर्तुगीज़ की सुप्रीमेसी है वो अ, परमानेंट हुई थी। तो हाँ, ये तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 होगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल के साथ सबसे पहली बार ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। मुगल इंडिया के साथ सबसे पहली बार ट्रेडिंग रिलेशनशिप कौन से यूरोपियन पावर ने एस्टैब्लिश किया था? तो हमने जैसे देखा था, सबसे पहले इनडायरेक्टली यही पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले जो आएगा वही तो सबसे पहले मुगल इंडिया में ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स की बात करेगा, है ना? तो पोर्तुगीज़ ही थे। है ना? हमने देखा कि वो इंडियन ओशन को डोमिनेट किए हैं सेवरल डिकेड्स में, बाकी कॉम्पिटिटर्स के आने से पहले। हाउएवर करप्शन, रिलीजियस इंटॉलरेंस और जो इंग्लिश, ब्रिटिशर्स और डच वगैरह आ गए थे, उनकी कॉम्पिटिशन की वजह से भी वो डिक्लाइन हो गए थे, और लिमिटेड रिसोर्सेज़ की वजह से भी। अब हमसे इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, वास्को ड गामा कैलिकट आए थे, हाँ भाई आए थे, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कैलिकट आए थे। कहाँ पर है ये? केरला में आज के टाइम। सर थॉमस रॉय जहांगीर के पास विजिट करने गए थे, ये भी सही है। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की थी, ये भी सही है। तो आंसर यही होगा ना आंसर। अब मुझे बताओ, अफोंसो अल्बुकर्क्यू ने तो गोवा को कैप्चर किया था ना, तो ये बैटल ऑफ प्लासी कहाँ से आ गया? तो ये हो जाएगा, जो गलत पूछा था वही सही आंसर था, है ना? देखो, जो बैटल ऑफ प्लासी है, अगर आपने पढ़ा होगा, वो 1757 में आया था, और ये अल्बुकर्क्यू के बाद 2 सेंचुरीज़ के बाद हुआ था, है ना? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये फाइट हुई थी, और यहाँ से जो है बैटल ऑफ प्लासी वो फाइट था जहाँ से ब्रिटिश की जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है वो आना शुरू हुई थी। जैसे कि पुर्तगालीन का जो पोर्तुगीज़ है, उनका डोमिनेंस कब से, कौन से बैटल के बाद से शुरू हुआ था, कोई बताएगा? अभी हमने बात की थी बैटल ऑफ ड्यू। और ब्रिटिशर्स की कौन से पहला बैटल था जिसके बाद से पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की शुरुआत हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी ही था। चलो, तो देखो, आप ये एक बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये एक बार देख लेना टेबल। ये देखो, एसएससी के लिए भी है, बट ये मैंने इतना डिटेल में बनाया है, इस वजह से ही एसएससी भी लिखा है। बाकी अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको फिर DSSB एएसओ का जीके में ना आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीके आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ से, अगर आप हिस्ट्री पहली बार करने वाले थे ना, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। चलो, अब हम अपने पार्ट 3 में आ जाते हैं। वीडियो ओके 1 घंटे की होने वाली है, 40 मिनट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर थी जो मेनली स्पाइस ट्रेड में इंटरेस्टेड थी, मसालों के व्यापार में, साउथ ईस्ट एशिया में, रेदर देन कि वो इंडिया में पॉलिटिकल एक्सपेंशन से ज़्यादा कहाँ पे इंटरेस्टेड थी? साउथ ईस्ट एशिया के मसाले के व्यापार में। तो अभी हमने देखा था डच, वो कौन सी यूरोपियन थी? डच थी, है ना? तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो बार बार मैं क्या बोलूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यही है कि काफ़ी बच्चों को लगता है वो वीक थे, इस वजह से वो इंडिया हार गए, बट उनका जो इंटरेस्ट ही है वो कहीं और चला गया था। अच्छा, अब पर फिर भी ऐसा नहीं कि वो इंडिया आई ही नहीं थी, इंडिया में उनका भी कंट्रोल था, कंट्रोल ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं। इंडिया में वो आई तो थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो चलो बताओ कि कौन से बैटल के बाद जो डच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो गया था? देखो, आपने ये पढ़ा है, आप इसके मैंने
नहीं भी याद है बट पढ़ा होगा कभी ना कभी स्कूल में। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वैंडी वॉश, इन सब के बारे में क्वेश्चंस में कभी तो सुना ही होगा। बट ये इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ बेदारा, जो कि 1759 में हुआ था। अब देखो, ये जो बैटल ऑफ बेदारा है ना, वो किसके बीच में हुआ था? वो ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और डच के बीच में हुआ था, बंगाल में। ये बैटल ऑफ बेदारा किसके बीच में हुआ था? एक तो ब्रिटिशर्स के और एक डच के बीच में हुआ था। और इसमें क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे और डच जो है वो हार गए थे, इसलिए इस वॉर के बाद से, इस बैटल के बाद से डच का जो थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया, है ना? ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया था और इस हार के बाद डच जो है वो ट्रेडर्स तो रहे बट उनका जो पॉलिटिकल राइवल है इंडिया से वो हट गया था। सो बेदारा आपको याद रहेगा 1759 में, है ना? और बाकी वैंडी वॉश की बात करूँ तो वैंडी वॉश में तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। सो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, और हमने अभी पढ़ा बैटल ऑफ प्लाज़े जो 1757 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पर मतलब वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? हमने देखा कि ये ब्रिटिशर्स की 1600 में आए थे, ब्रिटिशर्स हुई थी 1602 में, डच की हुई थी। फ्रेंच की कब हुई थी? 1664 में। फ्रेंच की कब हुई थी? 1664 में। चलो, सो ये आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है याद रखने वाला जो है। चलो, ये तो दिख गया। फ्रेंच का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ बना था? सूरत, गोवा, पौंडीचेरी या बॉम्बे? तो इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी, जो कि आज के डेट में हम पुडुचेरी बोलते हैं। सो इंडिया में फ्रेंच का हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में था, है ना? और सूरत में हमने देखा था कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो पहली कंपनी है वो यहाँ पर सूरत में हुई थी। और गोवा को किसने कैप्चर किया था? अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो, अच्छा, अब ये बताओ कि कौन से बैटल ख़त्म होने के बाद, कौन सा युद्ध ख़त्म होने के बाद जो फ्रेंच का पॉलिटिकल एम्बिशन है इंडिया में वो ख़त्म हो गया था? जैसे कि हमने अभी देखा था जो बेदारा था, उस बैटल के बाद जिसमें डच हार गए थे, डच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया था। और हमने उसी के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि बैटल ऑफ वैंडी वॉश में जब ब्रिटिशर्स की लड़ाई फ्रेंच के साथ हुई थी तो उसमें फ्रेंच हार गए थे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि उनके हारने के बाद फ्रेंच का भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एम्बिशन है कि वो भी इंडिया में पॉलिटिकली राज करेंगे, वो ख़त्म हो गया था क्योंकि वो हार गए थे बैटल ऑफ वैंडी वॉश में, जो कि 1760 में हुआ था। ठीक है, तो बेदारा में डच डिफीट हुआ था, है ना? बेदारा में डच डिफीट हुआ था। बैटल ऑफ ड्यू में कौन हुआ था? बैटल ऑफ ड्यू में पोर्तुगीज। हाँ, एक मिनट। बैटल ऑफ ड्यू जो हमने पढ़ा था उसमें मुझे ये बताओ कि हम जीते थे, हम नहीं, जो पोर्तुगीज है वो जीते थे या फिर हारे थे? ये बताओ। हाँ, हम जीते थे, हम नहीं, सॉरी, नॉट हम। पोर्तुगीज जो है, नो, वहाँ की उनकी नावल सुप्रीमेसी जो है इस्टेब्लिश हुई थी बैटल ऑफ ड्यू के बाद से। चलो, हम कहाँ पर थे अभी? ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है? पोर्तुगीज गोवा में, फ्रेंच, हाँ, पोर्तुगीज गोवा में हुई थी, ठीक है। फ्रेंच पौंडीचेरी में हेडक्वार्टर था, ठीक है। इंग्लिश कलकत्ता में, क्या ऑल ऑफ द अबव है? हाँ, ऑल ऑफ द अबव है। मतलब इंग्लिश का कलकत्ता से क्या लेना देना है? देखो, इंग्लिश जो है वो सूरत में उन्होंने अपना वो इस्टेब्लिश किया था, क्या? पहला फैक्ट्री। बट इंग्लिश का जो संबंध है, इंग्लिश जो है वो कलकत्ता से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमने देखा था कि इंग्लिश ने 4 मेजर सुप्रीमेसी, सॉरी, 3 मेजर प्रेसिडेंसीज जो है वो भी डेवलप किए थे। कौन-कौन से? एक तो हमारा बॉम्बे था, ठीक है? और एक हमारा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्यों ही लिखूँ बार-बार। देखो, 3 प्रेसिडेंसीज थे, एक हमारा था बॉम्बे, एक हमारा था मद्रास और एक हमारा था कलकत्ता।
समझ में आ गया? ये 3 प्रेसिडेंसीज़ भी इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप किया था, तो ये तीनों ही ऑप्शन सारे सही हो जाएँगे। कौन सा यूरोपियन पावर है जिन्होंने ट्रोंकेबार और सेरम्बोर में अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है वो एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर दानिश हो जाएगा। किसने? दानिश ने अपना, दानिश जो यूरोपियन पावर है, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर और ट्रांकेबार और सेरमपुर में किया था एस्टैब्लिश। दानिश जो है, डेन्स जो है, वो कभी भी मेजर पॉलिटिकल फ़ोर्स इंडिया में उनका रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स जो एस्टैब्लिश की थी, ट्रांकेबार जो कि तमिलनाडु में और सेरमपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है? चलो, कौन-सा जो है करेक्ट रिप्रेज़ेंट करता है डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के हेडक्वार्टर्स को? पुर्तगीज़, गोवा, फ्रेंच पौंडीचेरी, इंग्लिश कैलकटा लेटर। हाँ, तो ये सारे ही सही है, सारे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बाद में जो है कैलकटा ही बना दिया गया था ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कौन सा सही है। पुर्तगीज़ क्या पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया पहुँचे थे सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते? बिल्कुल सही है। क्या डच का मेनली कंसंट्रेशन जो था वो मेनली स्पाइस ट्रेड की तरफ ज़्यादा ध्यान था? बिल्कुल सही है। क्या फ्रेंच का हेडक्वार्टर इंडिया में पौंडीचेरी में था? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन से बैटल में कौन हारा था, हमें वो बताना है। कौन-सा करेक्टली मैच है जो ये बताता है कि यूरोपियन पावर किस बैटल में हारा था? सही बोला है। देखो ये तो गलत है, बैटल ऑफ वैंडी वॉश तो उसमें तो फ्रेंच हारा था ना। बैटल ऑफ ड्यू में कौन हारा था? और बैटल ऑफ बेदारा में डच हारा था, बिल्कुल सही है। हाँ, तो बैटल ऑफ बेदारा हो जाएगा इसका आंसर, है ना? क्योंकि बैटल ऑफ ड्यू में हमने देखा था कि पोर्तुगीज़ जीता था। किससे जीता था? फ्रेंच से जीता था क्या? हारा कौन था? 3 लोग थे। एक तो मलमुक्त करके कुछ था ऐसे, इजिप्ट का था, 3 अलग-अलग थे, एक मुगल का था, एक जो उस टाइम पे करंटली राजा था, जिसका टाइटल किंग का नाम था ना, ज़ेड से था, उसका याद नहीं आ रहा है। वो उन तीनों को हराया था। तो ये बैटल ऑफ ड्यू में तो उनकी सुप्रीमेसी शुरू हुई थी पोर्तुगीज़ की। वॉन्डी वॉश में हमने देखा कि फ्रेंच हारा था। और प्लाज़ी में कौन रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में, तो सिराजुद्दौला हारा था। चलो, तो इसका आंसर बेदारा हो जाएगा। ये आपने देख लिया, तो ये आप एक बार रिवीजन कर लेना। ये देख लेना आप, पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो, हमारा ना असलियत में जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे का बनेगा, हालाँकि मैं थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा दूँगी ऑलरेडी। बाकी देखो, यहाँ से वन लाइनर होते हैं 180 प्लस वन लाइनर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, देखो जो हमने जो भी पढ़ा ना, क्यों आई थी, ये सब वन लाइनर में आपका। कॉन्स्टेंटिनोपल किसने कैप्चर किया था? तो ओटोमन टर्क ने। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एक-एक करके, जैसे बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चंस 3 लाइनर, फिर पोर्तुगीज़ से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कि देखो कौन से केप को वास्को डी गामा ने क्रॉस किया था? सो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया था, है ना? वास्को डी गामा कौन से कंट्री से है? हाँ, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? ज़ामोरिन, हाँ। बाद में जो है इन्हीं के बीच में तो लड़ाई हुई थी। ये सारे आपको वन लाइनर मिल जाएँगे, जो आपका टाइम बचाएगा, रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए। सच में ज़रूरत है कि नहीं? वैसे मैं फिर भी डाल देती हूँ, बट अगर आपको समझ आया, अब देखो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई चैप्टर 1 से रिलेटेड, बहुत कुछ चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई। अब ऐसे ही हम डेली चैप्टर 1 का, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अच्छा अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? तो आप ऐसे ही देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है? ऐसे कोई भी चीज़ नहीं, हमने नहीं छोड़ा है इसमें। चलो ये आप पढ़ लेना, ठीक है? अब जो आपका कल का टास्क है, हम नेक्स्ट क्लास में अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में जो है अब जो चैप्टर करेंगे रिफॉर्म, क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है? तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप इसकी वीडियो देख कर आना, चाहे रिवीजन की, चाहे शॉर्ट में, ठीक है? वीडियोज़ देख कर आना, समझ के आना, भले ही समझ आए ना आए, बस खोल के देख लेना।
समझ में आ गया? और अगर आप चाहते हो कि आपको भी परमार सर का देखना है, क्योंकि मैं परमार सर का देख रही हूँ, हालाँकि वो रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, बट जैसे कि मैंने बोला आपको कुछ भी देखना है। तो उनका काफ़ी चीज़ें जो है समझ आई, काफ़ी चीज़ें इसमें तो है फैक्चुअली थी कि इसने कौन-सा मूवमेंट किसने किया, कौन से साल में किया, यही सब चीज़ें थी। तो अगर आप चाह रहे हो, आप तो खुद भी ढूँढ सकते हो परमार सर का। अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आप यहाँ से ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट पहुँच जाओ, या उस वीडियो का लिंक दे दूँ, क्योंकि इस वीडियो का लिंक दे दूँ परमार सर का, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगी, बाकी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएँगे, ठीक है? तो आप जो है ये पढ़ कर आ जाना। ओके, बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मेरे गले में दर्द हो गया है। सो आई वांट कि पता भी चले कि सच में हेल्पफुल है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो भी फीडबैक है करो, और सब्सक्राइब कर दो। इसमें हम जो है DSSS पे ऐसा कोई सच वीडियो नहीं था, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको हर जगह काम आती है ना? ये तो बेस है किसी भी चीज़ का, बट हम यहाँ पर फोकस जो है इस चैनल में अभी करंटली DSSS पर कर रहे हैं, एंड स्पेशली उसमें भी DSSS भी ASO की कर रहे हैं, है ना? मैं भी अभी ASO की तैयारी कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और बाकी अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, सो दैट सबको हेल्प मिले, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो डेली वोकैब सीरीज़ चल रही है, तो आप, आई होप आप जुड़े हैं उसके साथ। अगर नहीं जुड़े तो प्लेलिस्ट वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।